हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज हिंदी पीजीटी का जो पेपर हुआ है अभी अभी जस्ट। और देखते हैं, आप अपना पेपर खोल लीजिए और आंसर शीट मिलाइए। देखते हैं कि आपने कितना सही किया है। और सही आंसर की आपके सामने है, जिसमें पहला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। दूसरा ऑप्शन है, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। ये जो आपको ट्रिक दिख रहा है उस ट्रिक पे बिल्कुल नहीं जाएं। सही आंसर क्या होगा हम आपको बताएंगे। बी ऑप्शन है, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। और सी ऑप्शन है, तुम्हें मिठाई की कभी कमी न हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो ये मुहावरा आपने व्यवहार में भी सुना होगा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी कि ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो, यानी कि आपने जो कुछ कहा है वो सच साबित हो जाए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर साबित हो जाए। तो ये जो है, इसमें आपके लिए पहला आंसर होगा, राइट आंसर वो है ए, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है पीजीटी का पेपर। आपने देखा होगा कि टीजीटी का हल्का पेपर था जो बहुत ही कठिन था, और ये उतना ही आसान है। कुछ प्रश्नों को छोड़ दे तो ये पेपर बहुत आसान है, और इसकी मेरिट जो जाने वाली है वो 115 प्लस रहने वाली है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और चौथे हैं राम कुमार वर्मा। तो आपके हिसाब से कौन सा सही लग रहा है। जाना पहचाना प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आपके सामने है बी, राइट आंसर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म आपको छांटना है। तो ऊँट का ऊँटनी विलोम बताना है, प्राचीन का अर्वाचीन, और सूर का भीरू, साढ़ का साढ़नी। तो सूर वीर होता है, उसका उल्टा डरपोक होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ऊँट का ऊँटनी होता है, और साढ़ का साढ़नी नहीं होता है। तो राइट आंसर डी। यथाशक्ति में समास कौन सा है। यथाशक्ति में समास कौन सा है, इसको आप बताएंगे। यथाशक्ति में समास कौन सा है, सर्व प्रचलित उदाहरण है ये, और इसका राइट आंसर है अव्ययीभाव समास, सब लोग जानते हैं। पांचवा प्रश्न, एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कि 4 में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पहला है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। बहुत और सी लगाया है, ये गलत है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, ये भी गलत है। आपकी राय से नहीं, आपकी राय में होना चाहिए। तो बी बचता है राइट आंसर, तो बी होगा सही उत्तर आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान के पास धीरे से कहोगे नहीं, कान के निकट नहीं सुनाई देना, ये भी गलत है। और सी, कान के जू बालों तक जाते हैं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर इज हियर, बिल्कुल ध्यान न देना। कानों पर जू न रेंगना मतलब कोई कुछ कह रहा है और आप उसको अनसुना कर रहे हो, तो कहा जाता है कानों पर जू न रेंगना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, अंग है, ध है, क है, तो इसमें निश्चित रूप से जो राइट आंसर है वो ख है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आठवां, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की।
ये कोटेशन किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या डॉक्टर नागेंद्र ने दिया, या बच्चन सिंह ने दिया? तो आजकल बच्चन सिंह पे बहुत ही जोर है आयोग का, तो राइट आंसर है बच्चन सिंह। 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? पहला है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म लाओ। तो ठंडी बर्फ और गर्म आग, ये गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, तो ये होगा मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ, तो ये भी गलत है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर इसमें सही और शुद्ध वाक्य जो लग रहा है वो ए है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। 10वां प्रश्न, नयनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, वह कौंध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कमाने किस सर्ग से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये लज्जा भागवन सही आंसर है। लज्जा भागवन यानी लज्जा के खंड से ली गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये जो रचना है सिद्धों की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे दिया है, महायानी सिद्ध या ब्रजयानी सिद्ध। महायानी सिद्ध या ब्रजयानी सिद्ध, इन दोनों में से आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके सामने दिखने वाला है वो है ब्रजयानी सिद्ध। तो इसका सही आंसर है ब्रजयानी सिद्ध। 12वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसे सब लोग जानते हैं कि अष्टाध्यायी बहुत ही प्रसिद्ध है, और सही आंसर है पाणिनि। 13वां प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नागिन, तीसरा बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसमें आंसर लगाऊंगा बच्चन सिंह। आप भी देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा सही है। 14वां प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद है, भावना प्रकाश है, प्रीति प्रवास है। ये थोड़ा जो प्रचलित रचनाएं जो हैं उनको छोड़ करके अप्रचलित रचनाएं पूछा है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस और पंक्षी विलास। तो इसमें से जो नहीं है उनकी वो आपको बताना है, तो वो डी है, पंक्षियों के विलास। पंक्षी विलास नहीं है इनकी रचना घनानंद जी की। 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, देव जी, भिखारीदास जी। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। छल नामक संचारी भाव देव ने दिया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्तिकाल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा? बरवे नाई का भेद तो ये सब लोग जानते हैं, फेमस है, रहीम की है। 17वां प्रश्न देखिए, बड़ा ही अजीब तरीके का प्रश्न बनाया है। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? इसमें 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम।
या 3 अल्पविराम एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम एक पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। तो समझने की ज़रूरत है। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली, तो थाली के ये सब विशेषण हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी कमा हल्की कमा गोल और किनारेदार थाली, थाली के बाद ये कॉमा नहीं रहेगा। तो 3 अल्प विराम हो गए। छोटी के बाद एक अल्प विराम आएगा, हल्की, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ए बी सी डी जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से आप गहराई पूर्वक देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी के योजक चिन्ह किसी में आएगा नहीं, तो इसलिए हम नंबर ए पे ट्रिक लगाएंगे। 18वां प्रश्न पे चलते हैं। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कहानी आप लोग जानते ही हैं, ये आंदोलन चले थे और कहानी अविमल, गंगा प्रसाद बिमल ने। तो इस पे सही ऑप्शन है गंगा प्रसाद बिमल। 19वां प्रश्न, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निधनचय बराबर निश्चय, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग का 100 में परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर और एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी कर दिया है, थी रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी गलत है। ऋषि मुनि आदियों द्वारा, ये भी गलत है। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का, तो ये भी गलत है। और तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, ये ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, मतलब भाग्य का पर्यायवाची प्रारब्ध, मतलब भी भाग्य, भवितव्य वो भी भाग्य, नियति वो भी भाग्य, और नियत माने आपकी नीयत खराब है, ये वाला नियत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यही नहीं पूछ रहा है। 22वां, नई कविता के विषय में असत्य कथन आपको छांटना है। तो 3 सही होंगे, जैसे इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, ये सही बात है। नई कविता इन्हीं अर्थों में नई है। और बी ऑप्शन है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। और सी ऑप्शन है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। तो काफ़ी मिला जुला रहा है, इसलिए ये सही है कि अधिकांश जो कवि रहे हैं वो प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। और डी ऑप्शन, यह कविता हरासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये तो बिल्कुल सही है। और जो नहीं सही है, पूछ रहा है असत्य कथन, तो कह रहा है कि जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ी है। नो, जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी है, जीवन के प्रति अनास्था दिखाई पड़ती है। तो ये उत्तर बी सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद का करुणालय है, मैथिली शरण गुप्त का अनग है, ये भी है। और धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये भी है। सुमित्रानंद पंत का ज्योत्सना, ये काव्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 24वां प्रश्न है, जिहाल मिसकी मकुंतगा फुलदुराए नैना बनाए बतिया, ये प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार। इसे तो देखते ही आप लोग समझ जाएंगे, कबीर की है नहीं, रज्जब की है नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी ऐसा नहीं लिखते हैं। और इस तरीके की प्रसिद्ध लाइन निसंदेह अमीर खुसरो की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। बूढ़े मुँह मुहासे, ये प्रहसन किसका है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र।
सही आंसर इज हियर ए, राधाचरण गोस्वामी। 26वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। छब्बीसवां प्रश्न यहाँ है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य का ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन, इसका सही आंसर अभी तक नहीं मिला है। इसका सही आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 27वां जो है वो है तार सप्तक का प्रकाशन। ये बहुत ही रटा रटाया प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन। इसे किसी ने भी गलत नहीं किया होगा और इसका राइट आंसर है 1943 ईस्वी। 28वां प्रश्न है, तुलसी चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तुलसी चंदन घिसे ये परसाई का है, हरिशंकर परसाई का। 29वां प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य का है कि छंदोग्य उपनिषद का है कि वाक्यपदीय का है कि अष्टाध्यायी का है? इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी। 30वां है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आंखें बिछा दिया किसी के लिए, प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, अपेक्षा करना या हृदय से आदर करना। तो कोई आया हुआ है उसका हृदय से आदर सम्मान करना, तो राइट आंसर है हृदय से आदर सम्मान करना। 31वां प्रश्न है, चाय आगत शब्द है, तो यहाँ पे चाय जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली, तो चाय है चीनी का। 32वां है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, बिल्कुल सही। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, बिल्कुल सही। और चित्रावली उस्मान की है, बिल्कुल सही। मधुमालती मंझन की है, ये कुतुबू उनकी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है इसमें। 33वां प्रश्न, चलती चाँद की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचाने कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति पूछ रहा है, तो अभिधा है नहीं, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे चक्की और दो पाठ हैं और कबीर हैं, तो इन दोनों के बीच में इनके माध्यम से जो उन्होंने व्यंजना की है, समाज में एक दिनहीन आदमी किस तरह से पिसता है, तो व्यंजना की है, इसलिए राइट आंसर है व्यंजना। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, ये आप लोग जानते हैं, प्रति उत्पन्नमति कहा जाता है उसे। तो 34 का सी सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? नाटक है, अनुवाद है, काव्य है कि उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, ये सब उपन्यास है। और ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास, तो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मीराबाई की उपासना कैसी उपासना है? मीराबाई की उपासना कैसी उपासना है? तो आपको बताना है, सख्य है, वात्सल्य है नहीं, सख्य है नहीं, दास है नहीं, तो है माधुर्य भाव। 37वां, संवत 1631 करू कथा हरिपद्धर सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना का संकेत किया गया है? तो ये पद आपने सुना होगा, और रामचरितमानस
के बारे में तुलसीदास जी ने खुद ही ये बात कही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। 38वां प्रश्न, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। ये संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरित। इसके रचनाकार हैं दंडी, माघ, बाणभट्ट और कालिदास। आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा सही है? तो 10 कुमार चरित दंडी सही है। फूल मरे पर मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? आप लोग सही उत्तर बताइएगा। मैं उत्तर लगा रहा हूँ रैदास पे, क्योंकि ये पंक्तियाँ उन्हीं की लग रही हैं। लेकिन सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 40वां है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है, अभ्यर्थना कहलाता है। शुभ कार्य विधि पूर्वक हम शुरू करते हैं तो उसे बोलते हैं अनुष्ठान। तो राइट आंसर इज हियर अनुष्ठान। 41वां है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती सब सूरसेन क्षेत्र से पैदा हुई हैं, लेकिन सिंधी ब्राचड़ से हुई है, इसलिए ये अलग है। तो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा। 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 हो चुका है, 42वें की तरफ चलते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गमन का आगमन होता है, ये शुद्ध है। आपसे अशुद्ध पूछ रहा है। निषिद्ध का वीत होता है, ये भी शुद्ध है। आमिष का सामिस लिखा है, व्यास का समास लिखा है। तो व्यास का समास भी सही है, लेकिन आमिष का सामिस नहीं, आमिष का निरामिष होता है, इसलिए ऑप्शन सी अशुद्ध है। 43वां, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में? तो ऐसा किया जाता है, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ब्रज है। लेकिन आपको अगर और कुछ लगता है सही आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र। सब सही हैं। और सदाचार की तावीज ये श्रीलाल शुक्ल की नहीं है, ये है हरिशंकर परसाई की शायद। तो डी ऑप्शन सही है। 45वां, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। रस नहीं, निचोड़ नहीं, सार नहीं, और वो है अर्क। अर्क में सूर्य होता है। 46वां है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, आपने क्या कहा, और एक पूर्ण विराम। तो इसका जो आंसर बन रहा है चारों को पढ़ने के बाद, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, आप लोग ए पे लगा सकते हैं। अब आयोग जो मानता है उसे हम देखते हैं क्या होगा। 47वें पे चलते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी आत्मकथा है कि यात्रा साहित्य है कि रेखा चित्र है? तो ये शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की जो आत्मकथा है वो आत्मकथा ही है, इसलिए इस राइट आंसर बी 47। 48वें की तरफ चलते हैं। कूल हिमालय कथा के लेखक कौन है? कूल हिमालय कथा, तो इसका सही आंसर उद्योतन सूरी।
49वां प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि। भाषा विज्ञान की मुनि त्रयी में इसका राइट आंसर भर्तृहरि को नहीं सम्मिलित किया गया है। और 50वां प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा। अपादान कारक वहाँ होता है, आप लोग जानते हैं, जब अलगाव हो रहा हो, किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु दूर जा रही हो, अलग हो रही हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो उस नज़रिए से पढ़ेंगे। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, तो तीर से बाघ मारा, तीर जाके बाघ में जुड़ रही है, अलग नहीं हो रही। हाथी के द्वारा पेड़ पर चढ़ा, पेड़ ढहा गया, तो हाथी ने क्या किया, सूंड से पेड़ को पकड़ा और उसे गिराया, ये भी अलग नहीं हो रही। सत्संग से बुद्धि सुधर जाती है, ये भी मेल हो रहा है। लड़का बाजार से लौटा, लड़का पहले बाजार गया, बाजार को वहीं छोड़ दिया, वहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। यहीं पे अपादान मिल रहा है आपको, लड़का बाजार से लौटा। तो मित्रों, ये 50 प्रश्न आपके लिए हमने सॉल्व किया है। अब आगे के प्रश्न जो है हम अगली वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लोग अपने आंसर को मिलाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। और प्रश्न काफ़ी आसान आए हुए हैं, तो अच्छे से अपने पेपर को मिलाइएगा और तब जाके आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी मेरिट जाएगी, एक्यूरेट कितना सही होता है। तो शेष बाकी के प्रश्न के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शिवरात्रि, गुड मॉर्निंग।